महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन बात यहां पर आकर नहीं रुकती है। कुछ ही दिन पहले पार्टी में एक बदलाव किया गया था, जिसके तहत पार्टी में कुछ नए पद घोषित किए गए थे और उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट के 2 पद बनाए गए थे। उस पद पे प्रफुल्ल पटेल, जो शरद पवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं, उनको भी शामिल किया गया था और वो भी इस पूरे समारोह में अजित पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखे गए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में, एनसीपी में शरद पवार के घर में इस तरीके से फूट हुई, इस तरीके से बीजेपी के साथ और शिवसेना के साथ जाकर सरकार बनानी पड़ी? ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो रह चुके हैं और अभी वर्किंग प्रेसिडेंट, पार्टी के राज्यसभा के सांसद प्रफुल्ल पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल भाई, मैंने आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों, क्या कारण है कि ये आज इस तरीके से डिसाइड करना पड़ा कि हमें पार्टी में शरद पवार के विचार के खिलाफ जाकर बीजेपी और शिवसेना के साथ जाकर सरकार बनानी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने भी कहा कि कुछ समय से ये हमारे पार्टी के भीतर ये चर्चा जारी थी कि हम लोगों ने बीजेपी के साथ, खास करके एनडीए में महाराष्ट्र के तौर पर हमने सरकार में जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि केवल सत्ता की बात थी, क्योंकि क्या है, देखिए, हम लोग भी महाविकास आघाड़ी, जो आपने देखा, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब जब अध्यक्ष थे और कांग्रेस और हमारी सरकार बनाई, वो कोई प्राकृतिक हमारा कोई अलायंस नहीं था। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में हम बीजेपी को बहुत सारी बातें मतलब इधर उधर की करते हैं, उनके टीका करते हैं, लेकिन शिवसेना और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और बल्कि ज्यादा रेडिकल जिसको कहते हैं वो तो शिवसेना है। अब हमने उनके साथ सरकार बनाई। ठीक है, पॉलिटिक्स में मैं ये नहीं कहता हूं राजनीति में कुछ कम ज्यादा बातें नहीं होती, होता है कुछ बातें, मतलब वक्त को, नजाकत को देखते हुए कोई निर्णय होते हैं और उस वक्त वैसा हुआ। हालांकि ऐसा मेरे हिसाब से वो प्राकृतिक हमारा भी वो कोई निर्णय नहीं था। अब वो सरकार चली, 2-2.5 साल चली, ठीक है, कोरोना का भी 2 साल का वक्त निकल गया, उसमें बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे रही। अब शिवसेना टूटी, हम तो सब लोग साथ में थे और शिवसेना टूटने के बाद, उसके बाद भी शिवसेना ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को मतलब उस अलायंस में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो अब मैं कुछ ये नहीं कहना चाहता हूं, मगर नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो कांग्रेस अभी भी मानने को तैयार नहीं कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी नहीं हैं और मतलब ऑपोजिशन की पार्टी। और इसलिए बहुत सारे इश्यूज को लेकर हम लोग यहां नो डाउट ऑपोजिशन में साल भर से थे, मगर जो एक तालमेल होना चाहिए ना, वो ऊपर सुपरफिशियल था। मगर जब हमको भी समझ में आ रहा था कि साल भर के बाद चुनाव में जाएंगे तो लोगों के सामने एक तो ना हम एक अच्छे तरह से पेश आ पाएंगे और साथ साथ में वो जो अलायंस होगा कि कैसे होगा, उसमें कितनी कॉम्प्रोमाइजेस खास करके एनसीपी को करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि शिवसेना उद्धव साहब की एक उनकी बात अलग रहेगी, वहां कांग्रेस नेशनल पार्टी और हम सबसे बड़े हैं ऑपोजिशन में, उनकी एक अलग बनेगी और कॉम्प्रोमाइज खाली एनसीपी को करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कैसे भी करके ये कुनबे को आगे बढ़ाना है। तो ये कॉम्प्रोमाइज तो अभी भी आपको करना पड़ सकता है। आज नहीं, की स्थिति में कॉम्प्रोमाइज, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी ने पहले ही कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के रखा है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, जो शिवसेना आप कह रहे थे कि अपने आप को बड़ा बनाकर पेश कर रही थी, वही मुख्यमंत्री है और अब एनसीपी भी उनके साथ में चली गई है, जो आप क्लेम कर रहे हैं। ऐसे में आपको अभी भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये भी 3 पार्टियों की सरकार बनेगी? नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। मगर देखिए, एक बात आप समझिए, आप स्टेबिलिटी की बात करिए, एक लार्जर इंटरेस्ट की बात करिए। आज कितना भी कहोगे तो बीजेपी इस स्टेट की लार्जेस्ट पार्टी तो है ना, जो भले आज वो डेप्यूटी सीएम उनके पास हो, लेकिन 115 एमएलए का समर्थन लेकर वो पार्टी आज इस राज्य में उपस्थित है। उसके साथ अलायंस करने से, चाहे वो शिंदे साहब क्यों ना मुख्यमंत्री हो, आज हम अजित पवार के माध्यम से उसमें जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी का एक नजारा नजर आता है। जबकि हमारी उस अलायंस में
देखिए ना, चले गए एकनाथ शिंदे तो खत्म हो गया ना मामला। और वो पार्टी नहीं, और वो पार्टी भी देखिए, मैं कोई किसी पार्टी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मुझे लगता है, और फिर देख एक नेशनल सिनेरियो भी तो होता है। आखिर हमको भी लगता है भाई देखिए 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति लगातार 2 बार लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आता है जीत कर, लोकप्रियता के आधार पर ही आता है ना। कोई ऐसा, हमारी देश में डेमोक्रेसी तो है ना, कोई राज्य में काम अच्छा नहीं होता तो वहां हार भी होती है, मगर देश के लेवल पे अगर आप सोचो, नरेंद्र मोदी जी तो होते हैं, कुछ आलोचक भी होते हैं लोग, हर आदमी उनका प्रशंसक होगा ऐसा भी नहीं होगा। हमने भी कल तक उनके विपक्ष में रहे, कुछ लोग आलोचक भी होंगे, लेकिन हम विपक्ष में थे, क्योंकि शरद पवार साहब का और मोदी साहब का वैसे देखा जाए तो संबंध अच्छा रहा। लेकिन उसके बावजूद वो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। नहीं, वो अलग बात है। 1999 में भी नहीं गए। वो आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। आइडियोलॉजिकल फ्रंट की बात मत करिए प्लीज। मैं शरद पवार जी की किसी भी बात पर यहां टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे वो मार्गदर्शक रहे, नेता रहे, कल थे, आज है और कल भी रहेंगे। मैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आइडियोलॉजी की जब बात करूंगा तो शिवसेना और बीजेपी में क्या फर्क क्या है? तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम इसके साथ है तो उसके साथ है, आइडियोलॉजी की मत बात। लेकिन मेरा कहना है इतना नहीं, बीजेपी एंटी डेमोक्रेटिक है, इसके लिए हमको उनके साथ नहीं, वो देखिए, मैं ये नहीं, देखो मैं कोई आइडियल सिचुएशन तो ऐसे भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस समय की जो परिस्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। आइडियल सिचुएशन तो यही होनी चाहिए कि भी एनसीपी पूरे महाराष्ट्र में लड़े और हम जीते और हम हमारी सरकार बनाए, पर वो आइडियल सिचुएशन बन नहीं पाती है ना। तो इसलिए जो परिप्रेक्ष्य में अवेलेबिलिटी में ही हमको फैसला करना है। आज हम अगर देखें तो देश में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, आज एक देश में स्टेबिलिटी, आज देश में और देश के बाहर लोकप्रियता, देश का एक मतलब एक जिसको बोलते हैं कि एक शालीन एक पूरी विश्व का देखने का नजरिया, ये सब बातों को मिला जुलाकर जब तक आप उसको नहीं, उस दायरे में नहीं देखेंगे। देखिए मेरा भी, मैं कितना भी मैं अपने आप को अच्छा समझूं, मेरे 100 आलोचक होंगे, 10 प्रशंसक भी होंगे, वैसे ही सभी के होते हैं। आज जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपकी बात सामने आने के बाद, और तब उन्होंने, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उन्होंने शुरुआत की प्राइम मिनिस्टर के भोपाल में दिए हुए स्पीच से, और उन्होंने उसमें कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एनसीपी पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था, और उसमें सिंचन घोटाले की बात हो, सिंचाई घोटाले की बात हो, या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव घोटाले की बात की थी। आज शरद पवार ये कह रहे हैं कि देखिए यही लोग आरोप लगाते थे, और आज उन्हीं के साथ सरकार में बीजेपी शामिल हो रही है, उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दी जा रही है। तो या तो वो आरोप झूठे थे, या तो वो जो अभी कर रही है वो गलत है। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आरोप इस पूरे मामले के पीछे लगाया जा रहा है। देखिए, अब मैं आज के या कल के बयानों पे मैं नहीं जाता हूं। मैंने देखा है कि सामान्य तौर पर राजनीति में आलोचना करना, एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रकार की बातें रखना, ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छी बात है, एक्सेप्टेबल बात है, मगर कुछ ना कुछ चलते रहती है। और इसलिए किसी एक ने बोला या उसने बोला वो मैं बात पे नहीं जाऊंगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम बीजेपी के साथ अगर आज गए तो बीजेपी भी हमारे साथ आई ना, तो दोनों बात है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वन साइड हम ही गए। बीजेपी, हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो बीजेपी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, तभी तो तालमेल हुआ ना, तभी तो हम साथ में बैठे हैं। और अब हम साथ में बैठे हैं तो हम ये सब बातों को ये बहुत महत्व नहीं देते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि आज की परिस्थिति में जो भी कुछ हमने फैसला लिया है, महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में लिया है, डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में लिया है, स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में लिया है, और लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। सरकार तो पहले से स्टेबल थी, उनके पास नंबर थे, 169 नंबर उनके पास थे शिवसेना बीजेपी की सरकार में। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के बलबूते पर वो चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसा लग रहा था, इसके लिए आपको साथ में लिया गया? देखिए, मुझे ये एकनाथ शिंदे जी के बारे में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो उनका फैसला है। क्योंकि हमारे सर्वे में भी ये बात आई थी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का कॉम्बिनेशन 35% से ज्यादा वोट नहीं पा सकता, उन्हें एक थर्ड पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, और तब से ये बात चल रही थी कि थर्ड पार्टनर कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, और वो आप ऑब्वियसली थर्ड पार्टनर निकल। देखिए, एक बात पक्की है कि मैं उनके, एक तो पहले सर्वे वर्वे ये सब तो ठीक है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर्वेस गलत होते हैं, मैं मतलब एकदम साइंटिफिक डेटा को मैं एकदम अमान्य नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये भी साथ साथ में कहना है कि इट्स टू अर्ली। आज बहुत जल्दी, हम एक साल पहले कोई कल क्या होने वाला है इसके बारे में अगर सर्वे करके बोलेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मैंने कहा कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया, तो उन्होंने भी तो एक कदम आगे बढ़ाया ना। तो ये ऑफर आपके तरफ से दिया गया कि उनके तरफ से आया? नहीं, देखिए, बहुत टाइम से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारी संवाद दोनों ओर से जारी था, मगर उसको कोई मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका कोई मतलब अंतिम अंजाम तक पहुंचे थे। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स में मैं यही तो कह रहा हूं ना, संभावनाएं सब खोजी जाती है। आज हम शिवसेना के साथ गए तो आखिर एक संभावना को नजर रखते हुए ही हम गए ना, नहीं तो शिवसेना के साथ हमारा जाने का सवाल ही नहीं है। सबसे ज्यादा आलोचना अगर एनसीपी की और शरद पवार जी की अगर किसी ने की होगी महाराष्ट्र की कॉन्टेक्स्ट में, तो शिवसेना ने ही की है। तो आज वही दो आलोचकों के साथ में आप सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये प्रधानमंत्री मोदी हो या शिवसेना हो। नहीं, देखिए, अब क्योंकि आपको याद होगा कि जब एकनाथ शिंदे बाहर निकले तो उन्होंने भी यही कहा था कि एनसीपी हमको दबाने की कोशिश कर रही है, एनसीपी अपने विधायकों को फंड्स देती है और हमें उसके वजह से खतरा लगता है और इसके लिए हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहे। मुझे तो लगता है कि वो इंटरनल डिस्प्यूट था शिवसेना के भीतर का। अब वो तो कहीं देखिए क्या होता है, कोई भी निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई मैंने सही निर्णय लिया लोगों को बताने के लिए, फिर आप किसी के भी कंधे पे बंदूक रख के गोली चला लो। लेकिन वो ठीक है, वो उनका विषय है, मुझे हमारा क्या लेना देना है। वो उनकी पार्टी से अलग हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, उन्होंने अलग होने का बहाना हमारे कंधे पे डाल के गोली चला दी, ठीक है, उसके हमें लिए कोई कहना नहीं। हम आज अगर इस सरकार में गए हैं तो उसमें बीजेपी को अहम रखते हुए गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके 115 के 106 और 5 9 बाकी 9 उनके समर्थक नहीं होते, 115, तो हम ये सरकार में कैसे जाते? इसके पहले भी आपने इसकी कोशिश की थी 2019 में, तब भी आपको अजित पवार को लगता था कि बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए और उसको लेकर काफी विवाद है कि क्या शरद पवार को उसकी मंजूरी थी कि नहीं थी, और आज की स्थिति में तो दिख रहा है कि नहीं थी उनकी मंजूरी। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि शरद पवार जी के बारे में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी उनकी भूमिका के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि चाहे आपको लगे कि मैं कोई बात को छुपा रहा हूं। बिल्कुल छुपा नहीं रहा हूं, लेकिन वो मेरे आदरणीय है और मैं उनको इस मामले में कोई भी इस वाद विवाद में खींचना नहीं चाहूंगा। वो भले मेरे बारे में कोई भी अगर कमेंट करना चाहे या कर ले तो भी उसका प्रत्युत्तर मेरे ओर से नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो आज आपके साथ में सरकार में, वो पिछले कुछ दिनों से बार बार ये कह रहे हैं कि शरद पवार के समर्थन से ही 2019 में सरकार बनने की कोशिश हो रही थी और वो पीछे हट गए और अजित पवार आगे निकल गए, इसका खामियाजा अजित पवार को भुगतना पड़ा। ये तो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, बात ऐसी नहीं है कि मुझे क्लैरिफाई करना है। जो हुआ, पानी बह चुका है, कई उसमें अलग अलग विधान आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं। फिर मैं कहूंगा कि उसमें आप मुझे फिर शरद पवार जी और उनकी भूमिका या कोई भी पता था इसके बारे में, कोई भी बारे में मुझे टिप्पणी ही नहीं करनी है ना, क्योंकि शरद पवार जहां नाम आएगा, आज नहीं भविष्य में भी, मैं उसके बारे में, वो हमारे आदरणीय है, मैं उनके बारे में नहीं बात। लेकिन सर, अभी तो आपको उनके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी शरद पवार साफ कह चुके हैं कि खास करके आपका नाम लेकर उन्होंने कहा है कि मैंने इनको अपॉइंट किया वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर, सुनील तटकरे को अपॉइंट किया जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, और आप पार्टी के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप पर पार्टी की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अजित पवार कह रहे हैं कि हम ही पार्टी है और हम पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर अपना हक जताएंगे। तो अब तो आपको शरद पवार के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। कोई लड़ाई की बात नहीं है, पार्टी एक संघ है और पार्टी में आज जो निर्णय हमने लिया है ये ओवरवेलमिंग, जिसको कहते हैं कि बहुमत के आधार पर विधायक हो। कितने विधायक आपके साथ में? देखिए, नंबर पे क्यों जाते, समय आएगा तब आपको सब दिख जाएगा। फिर भी कितने विधायक? नहीं, कुछ नहीं, मतलब मेजोरिटी, बहुत भरपूर मेजोरिटी के साथ लोग मतलब आज अजीत पवार के इस शपथ विधि को समर्थन दे रहे हैं। तो प्रफुल्ल भाई, यही तो बात आएगी ना। शिवसेना के मामले में हमने क्या देखा कि जिसके साथ मेजोरिटी है उनके पास पार्टी का नाम और सिंबल चला गया।
शरद पवार तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि कल वो यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर जाएंगे और फिर पूरे महाराष्ट्र में आपके खिलाफ जनमत तैयार करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के खिलाफ जनमत तैयार करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में पार्टी पर आपको कब्जा करना है तो आपको शरद पवार के साथ लोहा लेना पड़ेगा। 5 जुलाई को अब उन्होंने भी मीटिंग बुलाई है, आपने भी मीटिंग बुलाई है, आप भी पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देखिए, मैं तो और अजीत पवार ने आज स्टेटमेंट वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि हमने जो फैसला किया है वो एनसीपी के तौर पर किया है, इसलिए एनसीपी ही ये फैसला कर रही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो पार्टी के अध्यक्ष तो शरद पवार है। लेकिन आपको यही कहूंगा कि कोई भी पार्टी में एक चर्चा, विचार विनिमय और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है। उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अजीत पवार ने वो फैसला लिया है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अजीत पवार के साथ ज्यादा विधायक, ज्यादा सांसद और ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि अगर आएंगे तो वो पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। शरद पवार जो पार्टी के अध्यक्ष वो हट सकते हैं, यही बात निकल कर आएगी उसमें, जिस तरीके से शिवसेना में हुआ। नहीं, वो कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता बन गए और उद्धव ठाकरे को शिवसेना यूबीटी के नाम से एक अलग पार्टी बनानी पड़ी। ओरिजिनल नाम और सिंबल उनके पास नहीं। देखिए, अब ये सब तांत्रिक बातों में अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी आज ही तो कुछ निर्णय हुआ है और इसलिए मैं ये ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा, अजीत पवार ने भी कहा हम एनसीपी हैं, एनसीपी के नाम पर, एनसीपी के सिंबल पर हम चुनाव। असली एनसीपी आप हैं भाई, एनसीपी हम हैं। अब असली और नकली का इसमें कोई सवाल ही नहीं आता, एनसीपी एक ही है। आज सुप्रिया सुले, आप जब मीटिंग हो रही थी तब सुप्रिया सुले भी वहां पर आई थी और एक बार वो बाहर निकली, दोबारा क्या उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की इस बार पूरे मामले को? सुप्रिया जी हमारी तो देखिए छोटी बहन है और मेरे तो पारिवारिक संबंध उनसे पूरे परिवार फैमिली से है और हमेशा रहेंगे, आज के बाद भी रहेंगे। अगर किसी को गलतफहमी हो तो वो भी दूर कर दें। मैं इतना ही कहूंगा कि वो आई थी, उनको देखिए उनके भाई के घर आई थी और तो उनका घर है, मैं तो कुछ उसके बारे में कोई बोलूंगा भी नहीं। और कुछ बात हुई, मेरी भी हुई, उनकी भी हुई, अजीत पवार साहब की भी हुई और मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़े डेफिनेटली व्यूज अलग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कहीं ना कहीं देखिए हर पार्टी में अगर आप सोचोगे, कोई भी बड़ी से बड़ी पार्टी हो, बीजेपी क्यों ना हो, वहां पर भी थोड़े व्यूज के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब फैसला होता है तो वो तो एक ही होगा। सर फैसला लेकिन अध्यक्ष करते हैं पार्टी के, यहाँ तो पार्टी के अध्यक्ष का फैसला नहीं। पार्टी के अध्यक्ष नहीं, पार्टी का फैसला। मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई फिर से बोलता हूं, आप मुझे वो उस विवाद जो आपके मन में है वो मत उसमें मुझे ले जाइए। मैं शरद पवार साहब के बारे में मैं न बोलूंगा, न कहूंगा, न सुनूंगा। लेकिन क्या एनसीपी की जब आपकी 5 तारीख को मीटिंग होगी उसमें क्या होने जा रहा है? क्या आप विधायकों को बुला रहे हैं, पार्टी के बाकी नेताओं कार्यकर्ताओं को उसमें बुला रहे हैं? किस तरीके का स्वरूप होगा? क्योंकि उसी दिन जयंत पाटिल और शरद पवार ने एक एनसीपी की मीटिंग बुलाई है। मुझे कौन मीटिंग बुला रहा है मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि हम 5 तारीख को मीटिंग इसलिए बुला रहे हैं कि देखिए कोई फैसला होने के बाद, हालांकि बहुत सारा कंसल्टेशन हुआ है, बहुत सारे सीनियर लीडर्स, बाकी के भी बहुत पदाधिकारी और एमएलएस, एमपीज, इनकी भी चर्चा हुई है और तब भी ये फैसला हुआ है। नेचुरली कोई अजीत पवार अकेले फैसला ले सकते हैं ऐसा नहीं होता। तो ये बात को अब कहीं ना कहीं अब थोड़ा पब्लिक डोमेन में तो लाना ही पड़ेगा ना, पार्टी का दायरे में, उसमें ज्यादा व्यापक एक चर्चा बोलिए, उसमें पार्टी में एक जिसको कहते हैं कि एंडोर्समेंट बोलिए कि भाई ये हमने जो फैसला आप लोगों के एक विचार के हिसाब से हमने जो लिया है, अब आप सबके सामने हम उसको और अधिक मतलब जिसको बोलते हैं कि मान्यता देने के लिए हम इसको रख रहे हैं। तो ये तो होगा, ये हर पार्टी में होता है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। अब आप बोलोगे कि हर कार्यकर्ता को हर गांव में जाके पूछोगे कि भाई ये आपको करना है कि नहीं करना है, कभी ऐसा हो सकता है? एक डिसीजन मेकिंग का एक पिरामिड होता है, वो पिरामिड में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर पूरे पिरामिड को इन्वॉल्व करोगे तो आप कोई भी, मतलब हमारी पार्टी छोड़िए, किसी भी पार्टी में फैसला नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी के बीच में बातचीत हो रही थी और जिसका मैंने जिक्र किया कि पिछले कई महीनों से ये बातचीत हो रही थी कि बीजेपी के साथ में अलायंस होनी चाहिए।
क्या आपकी कभी शरद पवार से इसके बारे में बातचीत हुई थी? क्या आप लोगों ने जाकर कभी शरद पवार को भी इस बारे में कहा था कि हमको पार्टी के कई विधायकों को लगता है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए? क्या ये बात कभी हुई थी? नहीं, पार्टी के भीतर जो एक विचारधारा होती है या जो एक मंशा होती है या एक सोच होती है, उसके बारे में तो नेचुरली चर्चा कहीं ना कहीं होती ही है और उन तक भी पहुंचती है। तो आपने उनसे बात की थी इसके बारे में? हाँ हाँ, मैंने भी की हुई, कई लोगों ने की, मगर वो ठीक है, कोई फैसले तक हम नहीं पहुंचे थे। बट वो मानने के लिए तैयार नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई फैसले तक नहीं पहुंचे तो उसका मतलब कोई थोड़ी मानेंगे नहीं माने। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 मई को जब शरद पवार ने यशवंतराव चव्हाण सेंटर में जब उन्होंने भाषण किया, तब उन्होंने अचानक फैसला अपना जाहिर कर दिया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। उसके बाद आप सब लोगों ने उनको मनाया कि आप पार्टी के अध्यक्ष बने रहिए। आज 2 महीने के भीतर आप ही लोग अब उनको ये मनाने के बजाय कह रहे हैं कि हम एनसीपी है और हम अपनी सरकार बीजेपी के साथ मना रहे हैं, शरद पवार आपके खिलाफ भूमिका ले रहे हैं। तो क्या एक दोबारा कोशिश की जाएगी, दोबारा उनके पास जाके मनाने की कि भाई हमने बहुमत का फैसला है, आप हमारे साथ में रहिए और आप हमारे नेता बने रहिए करके? देखिए, दोनों बात जो आपने पूछी ना, उसमें फर्क है। किसी ने वो 2 तारीख को जो उन्होंने इस्तीफा अपना कहा कि भाई मैं नहीं रहना चाहता हूं और पार्टी में जो भी है ये कुछ लोग बैठ के फैसला करें आगे का, तो किसी के भी मन में आज भी इस वक्त भी कोई यह नहीं है कि भाई पवार साहब ने इस्तीफा देके मतलब छोड़ देना चाहिए। कोई किसी के मन में तब भी नहीं, आज भी नहीं। अब इस्तीफा देना एक बात है और फैसला करना एक बात है। पर आपने कहा कि आप पार्टी की कमान संभाली है ना? क्यों नहीं कहेंगे हम आज भी नहीं चाहते। आप जो बोलोगे वो हम मानने के लिए तैयार है, ये भी तो कहा था। नहीं तो भाई जो बिल्कुल कहा था, उसमें कोई गलत बात क्या है? कौन चाहेगा कि शरद पवार जी को मतलब हमसे दूर हम हो या वो हो? बट अभी तो नहीं मान रहे ना उनकी बात, वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। ठीक है। देखिए, मैंने फिर बोल रहा हूं कि ये लार्जर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। कोई शरद पवार जी या उनके अकेले की बात तक हम सीमित न रहते हुए एक सोच जो बनी थी उसके आधार पर। अब आगे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्योंकि अभी ऑलरेडी एक सरकार चल रही है, आपके 9 मंत्री अब उसमें चले गए हैं। क्या पार्टी को उम्मीद है कि कोई अच्छा पोर्टफोलियो अजित पवार को मिले? क्योंकि आज की स्थिति में हमने देखा कि 6 पोर्टफोलियो देवेंद्र फडणवीस के पास है। क्या कम से कम फाइनेंस या उस तरीके का बड़ा पोर्टफोलियो अजित पवार को मिले, उसकी कोशिश रहेगी? आपके मंत्रियों को अच्छा पोर्टफोलियो मिले, उसकी कोशिश रहेगी? देखिए, एक बात तो पक्की है कि कोई भी अलायंस होता है उसमें सम्मानजनक अलायंस होना चाहिए, पहली बात। जब ये फैसला हुआ तो स्वाभाविक है कि चर्चा हुई, और चर्चा में इतना तो जरूर हुआ कि भाई जो भी हम ये फैसला लेंगे तो उसमें हमारा सम्मान और हमारा योगदान, दोनों बातें ना। सम्मान तो एक होता है कि खाली चलो मेरे को ये मिल गया बोल गया, हमारा योगदान भी तो है ना। आखिर आज अजीत पवार है, अच्छे हमारे अनुभवी लोग हैं। आज आप देख लीजिए पूरे महाराष्ट्र के सभी पार्टी के नेताओं में, ये किसी पार्टी का नेता को अपमानित या छोटा नहीं दिखाना चाहूंगा, लेकिन कद्दावार नेता, अनुभवी नेता आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के पास हैं, और वो सारों का योगदान वो भी तो देखना पड़ेगा ना। सम्मान तो एक खाली ये हो गया, चलो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो गया, ये दे दिया वो दे दिया, ये तुम्हारे इतने नंबर है तो इतना नंबर के हिसाब से ये दे दिया। एक योगदान होता है, तो वो योगदान महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ अगर हम उधर गए हैं तो उधर से भी हमारे प्रति चाहत अगर है तो योगदान का भी एक आगे का जो उनके मन में अपेक्षा होगी वो भी हमारे को देखते हुए जरूर मुझे लगता है कि अच्छे पोर्टफोलियो, अच्छे मतलब बार्टर नहीं, जिससे हमारे तरफ से योगदान हम इस सरकार को और महाराष्ट्र को प्रदान कर सकते हैं। सीट शेयरिंग का आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपने उसके बारे में भी बात की होगी। हाल ही में हमने देखा कि शिवसेना के कई सांसद या नेता ये बोल रहे थे कि बीजेपी के साथ भी सीट शेयरिंग जब हम करेंगे तो हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। 22 लोकसभा की सीटें हमने 2019 में लड़ी थी, 22 की 22 हमको मिलनी चाहिए। अब तो तीसरा पार्टनर आ गया है घर में, अब उनको भी तो कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। क्या ये थोड़ी जगलरी आपको करनी नहीं पड़ेगी उसमें? देखिए, कोई भी अलायंस, क्योंकि अलायंस तो अब क्या हो गया है कि एनसीपी 1999 में जन्म में आई, तब से मैं तो सदस्य हूं, तब से ही मैं तो देखता ही हूं अलायंस के जितनी भी बातचीत हुई कांग्रेस के साथ, खास करके उस शुरुआत के दिनों में, क्योंकि 20 साल तो कांग्रेस के साथ, मतलब हर चुनाव अलायंस हुआ तो कांग्रेस के साथ हुआ, एक बार नहीं हुआ तो भी ठीक है, मगर हुआ तो जब भी तो मैं तो हर अलायंस की चर्चा में रहा हूं। मैं ही बल्कि उसमें बहुत सारा मतलब मेरा
समझ देता था। तो मुझे लगता है कि ये सब अलायंस की बातचीत है ना, ये थोड़ी चर्चा ज्यादा चलती है, मगर जब नतीजे पर आना होता है ना, बट यहाँ भी सबको एडजस्टमेंट करना होगा, बीजेपी को, शिवसेना तो कोई भी अलायंस में करना होगा। एमबीए में होते तो नहीं करना पड़ता। उद्धव ठाकरे जी थोड़ी मानने वाले थे कि मेरे इतने लोग चले गए तो भी मेरे को उतनी जगह कम होनी चाहिए। वो तो अभी भी वही सोचेंगे ना कि वो चले गए लेकिन वो मेरी जगह है। तो मुझे खैर उनकी क्या सोच है उसके बारे में मुझे यहाँ थोड़ी टिप्पणी करना है, मगर इतना मैं कहूंगा कि भाई हर अलायंस की जो चर्चा होती है उसमें गिव एंड टेक तो करना ही पड़ेगा। उनको भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। केंद्र में भी आपको कोई पोर्टफोलियो मिलेगा? आप मंत्री रह चुके हैं यूपीए की सरकार में, क्या आपको कोई, देखिए अभी हमने उसके बारे में कोई बातचीत हुई है? हमने आज इस घड़ी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चर्चा नहीं की कि जिसमें कोई केंद्र या बाकी की कोई जगह पर हमारा कोई योगदान होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। मैं योगदान इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम योगदान मतलब हमारी काबिलियत के आधार पर बात राज्य के बारे में चर्चा हुई है, केंद्र के हाँ नहीं, मेरे हिसाब से कोई हमने कोई ना बात की है, ना कोई चर्चा की है, न कोई हमने कोई बार्गेनिंग करने की कोशिश भी की है इस पूरे प्रक्रिया में। क्या इसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री से कुछ बातचीत हुई है आपकी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि आपकी बातचीत होती रहती थी उस मामले में। नहीं, देखिए अब मेरी व्यक्तिगत अगर बात करेंगे तो मेरे संबंध तो सबसे रहे ना, मैं केंद्र में रहा हूं। ये करते समय कुछ नहीं, ये करते समय मुझे लगता है कि देवेंद्र जी ही इसमें मतलब पूरा उनका ध्यान था। तो देवेंद्र फडणवीस से और देवेंद्र फडणवीस जी ने ही इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और स्वाभाविक है उन्होंने यहाँ बात की तो केंद्र के उनके वरिष्ठों से उन्होंने बात की होगी। और जरूर अब तो अब हम ज्वाइन हुए तो अब हम जाएंगे, उनको भी मिलेंगे और जरूर ये भी कहेंगे कि सरकार महाराष्ट्र में या हमारे यहाँ की महाराष्ट्र में आगे कैसे हमारी सबकी मिलकर सरकार आए उसके लिए कोशिश करें। शरद पवार आज कह रहे थे कि उन्हें कई नेताओं के फोन आए हैं, दिल्ली से फोन आए हुए, ममता बनर्जी हो या बाकी सारे नेताओं, सोनिया गांधी ने उनको फोन किया हुआ है। तो अपोजिशन पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसके लिए आप भी गए थे। माना जा रहा था कि शायद शरद पवार को कोई कन्वेनर या उस तरीके का पद मिल सकता है उसमें। क्या अब ये मौका उनसे छीन जाएगा क्योंकि उनकी खुद की पार्टी उनके साथ में नहीं रुक पाई? देखिए मैं फिर से उनके बारे में नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा इस देश के एक कद्दावर नेता हैं, उनको अनुभव है, उनके संबंध पूरे भारत में है और मैं इतने साल उनके साथ रहा, मैं कैसे इस बात को इनकार करूं क्योंकि मैं देखा हूं, नजदीक से देखा हूं। लेकिन बात अब उनसे बातचीत नहीं होगी। नहीं, देखिए सुनिए ना बात, मेरा क्या कहना है, ऑपोजिशन यूनिटी का जो मामला है ना बहुत कठिन मामला है, ये इतना साधारण सीधा मामला नहीं है। एक तो पहली बात तो देश के लोगों को हम पहले कैसे कन्विंस करेंगे कि हम इतनी सारी पार्टी मिलकर देश को एक अच्छा सरकार प्रदान करने का काम करेंगे। देखिए पहले इसलिए संभव होता था कि कांग्रेस 150-200 सीट लेके आती थी, तो उससे क्या होता था कि भाई कांग्रेस के इर्द गिर्द फिर बाकी के पक्ष साथ में हो जाते थे। क्या आप राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, ये बात हम मान के चले? नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व का सवाल ही नहीं आता है क्योंकि राहुल गांधी एक तो पहले खुद ही वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद ही उन्होंने छोड़ के खड़गे जी को बना दिया है। दूसरा, राहुल गांधी के नेतृत्व में 2014 और 19 के नतीजे भी सामने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक 150 से 200 सीट कांग्रेस पार्टी खुद न लाए तो उसके आजू बाजू में एक अलायंस, पहले यूपीए कैसे बनी कि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी तो एक अलायंस बन गया। और पहली यूपीए तो इसलिए बनी कि 64 लोग जो लेफ्ट पार्टीज के थे उन्होंने बिना स्वार्थ, बिना कोई मांग किए, उन्होंने बिन शर्त वहां पर समर्थन किया, इसलिए एक बड़ा ग्रुप हो गया। अब ऐसी कोई परिस्थिति आपको क्या लगता है आज कोई भी एक भी दल ऐसा है कि जो 20, 25, 15, 10 जो भी सीट लेके आए और बोले मैं तो बिन शर्त इस देश में कोई पर्यायी सरकार बने इसलिए मैं समर्थन करने को तैयार हूं? कोई नहीं होने वाला है। बहरहाल प्रफुल्ल भाई, आप फिलहाल शरद पवार पर कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई होती है तब अपनों पर बाण चलाने पड़ते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में एनसीपी में भी हमको इसी तरीके का चित्र दिखाई देगा क्योंकि अभी दोनों खेमों में तलवारें खींच चुकी हैं और अब यह लड़ाई आर पार की होगी, इतना तो हम कह सकते हैं। नहीं, आर पार का सवाल ही नहीं है इसमें। देखिए मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं कि ये डिसीजन कोई अजित पवार ने अकेले नहीं लिया है, प्रफुल्ल पटेल ने अकेले नहीं लिया है। कहीं ना कहीं तो पार्टी में ये सोच जब तक
लार्जर बड़े पैमाने पे नहीं हो सकती, तो ये निर्णय भी कहां से करोगे आप निर्णय क्या, कोई भी आदमी जो भी निर्णय करता है और ऐसा निर्णय करता है तो कोई आत्महत्या करने के लिए करता है तो क्या? मतलब अगर एनसीपी को अहम स्थान मिलता है एमबीए में तो ये बात नहीं होती, क्योंकि आपका शिवसेना अहम स्थान लेने की कोशिश कर रही है, उद्धव ठाकरे नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे, ये दिक्कत थी थोड़ी। नहीं, अब जो भी आप बोलिए, मगर एक बात तो है कि ऊपर ऊपर से अच्छा दिखता था, पर ऑल वेल जिसको बोलते हैं, ऐसा कोई एमबीए में भी कोई वो वज्रमुठ सभा कर लें, मीटिंगा कर ले, ठीक है, वो दिखाने के लिए अच्छा रहता है, मगर ऑन ग्राउंड कभी कोई बैठ के फैसला कैसे करना, किस तरह से, कौन लीडरशिप करेगा, क्या हमने लीडरशिप क्या शिवसेना को उद्धव जी को दे दी थी कि नहीं दी थी, ये कोई मतलब सब आखिरी वक्त तक आप ये अगर ग्रे एरिया में चलोगे तो कब तक आप मतलब इस तरह की लोगों को विश्वास देने में सफल होगे? ठीक है प्रफुल्ल भाई, अभी बात खत्म नहीं हुई है, जैसे मैंने आपको कहा, मुझे लगता है कि दोबारा हमको बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 तारीख को आपने भी मीटिंग बुलाई है, शरद पवार ने भी मीटिंग बुलाई है, उस दिन पता चल पाएगा कि कौन किसके साथ में कितना है, लेकिन पार्टी के नाम और सिंबल के बारे में आपको शरद पवार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये बात तो खुलकर साफ नजर आ रही है। चलिए, अब आपका नजरिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की इसके लिए। उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये अलायंस महाराष्ट्र में ठीक से काम करे। 1 ही साल बचा है, महाराष्ट्र ने 3 सरकारें देखी है पिछले 2019 से लेकर, 3 दिन की सरकार, 2 साल की सरकार और अभी एक नई सरकार 1 साल के बाद, उसमें एक थर्ड पार्टनर देखा है। कम से कम इसके आगे कोई स्टेबल सरकार महाराष्ट्र में दिखाई दे, इतनी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की इसके लिए। थैंक यू।